नमस्कार दोस्तों, घर का खाना में आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी भोजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम बात करेंगे डीआईपी डाइट के संबंध में। डीआईपी डाइट क्या है और यह कैसे हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है, आइए देखें डॉक्टर BRC इस संबंध में क्या कहते हैं। ये चैलेंज 15 में से 21 में 7 दिन का डायबिटीज मैंगो चैलेंज। 7 दिन आम खा के कैसे डायबिटीज को भगाना है, ये चैलेंज है। इस चैलेंज में आपको खूब सारे आम खरीदने पड़ेंगे, अपने पसंद के मीठे से मीठे। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने 7 दिन के लिए डाइट को केमिकल फ्री करना ही होगा। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, यानी कि ऑर्गेनिक कर दीजिए 7 दिन के लिए। इवन ऑयल फ्री कुकिंग करनी पड़ेगी, बिना तेल के 7 दिन के लिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक खास डब्बा तैयार किया है। ये है बॉस किट। ये बॉस किट आप देख रहे हैं, ये बॉस किट है। इसमें बॉस का मतलब B फॉर ब्लड प्रेशर, O फॉर ओबेसिटी, S फॉर शुगर और दूसरा ऐसे स्टिफनेस। तो इस किट में 1 महीने का सामान है। 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह की दालें हैं और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट भी है और इसके अलावा नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर। 1 महीने का एक इंसान का जितना राशन है वो है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर 1 हफ्ता ये पूरा खा सकते हैं। ये सारा केमिकल फ्री है। इवन 7 दिन के लिए टूथपेस्ट भी नहीं यूज करना है। नीम का पाउडर बनाना है, उसकी विधि भी इसके अंदर दिया है, सामान भी इसके अंदर दिया है। और इसमें एक QR कोड दिया हुआ है, मेरा QR कोड। इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुकिंग करनी है ऑयल से नहीं, ऑयल फ्री, 0 ऑयल। और कुकिंग करना है बिना तेल के, तेल की जगह उसी तेल के बोतल में पानी डाल देंगे और पानी से वैसे ही कुकिंग होगा जैसे तेल से होता है। खाने वाले को पता नहीं चलेगा, बनाने वाले को पता चलेगा। बस खाना टेस्टी होगा। अब जो खाने का टेस्ट होगा वो सब्जियों का टेस्ट होगा, वो दाल का टेस्ट होगा, वो मसाले का टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट होता है वो तेल का टेस्ट होता है। और वो जो केमिकल फ्री हो गया है और इससे, और बाकी आम आपको सुबह खूब सारे खाने ही हैं, तो वो आम का प्रोटोकॉल प्लस ये डाइट। और ये जब करेंगे और ऐसा 1 हफ्ते तक करेंगे और हमसे जुड़ के करेंगे, तो इसके लिए स्टेप 1 आम खरीद लीजिए। स्टेप 2 ये डब्बा खरीद सकते हैं। कहाँ से? अमेजन से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, या हमारे विश्वरूप.com में जाके भी, शॉप में जाके खरीद सकते हैं। 990 का है। मतलब जितना राशन आप वैसे भी बाजार से खरीदते हैं पेस्टिसाइड वाला, उसमें जो खर्चा करते हैं उतने में ही केमिकल फ्री खाना आपको मिल रहा है। प्लस आप जब ये खरीदेंगे तो उसके बाद ये जो फ़ोन नंबर है, इसको 9560979433, इस व्हाट्सएप नंबर पे जब ये डब्बा आपके हाथ में आ जाएगा कि डब्बे के साथ फोटो आपको खींच के व्हाट्सएप कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि आप तैयार हो चुके हैं। आपका डब्बा भी आ गया, आम आ गया होगा। अब 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपको मैं और मेरी टीम मॉनिटर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हर दिन आपको मॉनिटर करेंगे। और उम्मीद ये है, जैसा आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर किस तरह से स्टीपली नीचे जाता है, जिससे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दवाइयों को भी टेपर डाउन करना होगा, इंसुलिन को भी टेपर डाउन करना होगा। मोस्ट लाइकली बाय 7 डे ना तो आपकी दवाइयाँ बचेंगी, ना इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल। तो ये 7 दिन का चैलेंज है। और चैलेंज में मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, दवाइयाँ नहीं छूटती हैं, तो चैलेंज में ऐसा होगा कि जो आपने 990 रुपीज़ का ये खरीदा और खाया, ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे। चाहे आपने अमेजन से खरीदा हो, मीशो से खरीदा हो, फ्लिपकार्ट से खरीदा हो, कहीं से भी खरीदा हो, ये पैसे हम आपको पहुंचा देंगे, आपको जो भी आप बैंक मोबाइल नंबर देंगे। मुझे पता है कि इस चैलेंज से एक खतरा मेरे लिए ये हो सकता है कि कोई इंसान, उसका सब कुछ ठीक हो गया तब भी वो बोलेगा यूँ ही चालाकी से कि भाई मेरा तो ठीक नहीं हुआ। तो वो खतरा मैं ले ही रहा हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है लोगों को ये बताने का, उनको विश्वास दिलाने का कि आप ठीक हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये डब्बा आप हमसे खरीदें। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक लेना है। दाल, चावल, अलग अलग तरह के मिलेट्स, अलग अलग तरह के मसाले और रॉक सॉल्ट और नीम के पत्ते का पाउडर, छाल का पाउडर, कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं हमसे ही लेना है। हमने सारा कुछ एक जगह कर दिया ताकि आप भटके ना और आपको सस्ते में मिल जाए और आपको जो मिले वाकई में केमिकल फ्री हो। कई बार ऑर्गेनिक कह के बेचते हैं, लेकिन होता है पेस्टिसाइड वाला ही। और ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी देंगे और ये सारा कुछ फ्री में है। हाँ, ये ज़रूर खरीदना है। अगर ये नहीं खरीदते हमसे तो आपको
बाजार से खरीदना है। एनीवे बाजार से तो वैसे भी खाना खाते ही है, फल खरीदते हैं। तो मेरा जो 8वां जो आज का जो मेडिकल सुपरस्टिशन ये है सबसे बड़ा कि फल मत खाओ, आम मत खाओ, मीठे फल मत खाओ। ये सारी बातें फैलाई गई हैं जिससे आपने देखा कि इन जो चीज़ें डायबिटीज़ के लिए दवा का काम कर सकती है करती है, उन्हीं चीज़ों को आपके जीवन से हटा दिया गया और एक डायबिटीज़ पेशेंट जीवन भर डायबिटीज़ पेशेंट बना रहता है और वो आम को देख के तरसता रह जाता है। उसे लगता है कि आम को देख के खाने की बात तो दूर, अगर मैं सूंघ भी लूँगा आम तो भी मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक 8वां सुपरस्टिशन जिसका हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि आम खाओ और ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर को घटाओ, राइट। और जो लोगों को विश्वास नहीं आ रहा तो वो चैलेंज का हिस्सा बन जाए। चैलेंज का हिस्सा बनने से उनके लिए खोने को कुछ नहीं है। ये डब्बा ज़रूर खरीदना है लेकिन ये डब्बे के पैसे वापस हो जाएंगे। डब्बा नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो मिलेट्स हैं, ऑर्गेनिक और मसाले हैं, ऑर्गेनिक मसाले, रॉक सॉल्ट, वो सारा चीज़ कहीं से भी खरीद सकते हैं और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और बनने के बाद आप भी खुद ही देखेंगे कि 7 दिन के अंदर किस तरह से बड़ी से बड़ी दिखने वाली जो डायबिटीज़ की जो इतने समय से इंसुलिन की जो दिक्कत चल रही थी वो बड़ा आराम से खत्म हो सकती है। तो आज के समाज में एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है कि फल से हमें नुकसान हो सकता है या हो जाता है। और ये सिर्फ डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये किडनी पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर्स लोग मना करते हैं कि भाई आप फल मत खाओ, आप कच्ची सब्जी मत खाओ, आप पालक मत खाओ, टमाटर मत खाओ। जिन चीज़ों से उसकी किडनी ठीक हो सकती है वो सारा कुछ मना कर दिया है और ये इंश्योर कर दिया कि बीमार इंसान बीमार ही पड़ा रहे। तो ये हमारा 8वां चैलेंज है, 8वां सुपरस्टिशन है। अब 2 और सुपरस्टिशन है जिससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। 9वां सुपरस्टिशन आज का तारीख में कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी उतना तेज नहीं है जितना तेज हो एलोपैथी है। अक्सर दिमाग में कि आयुर्वेद तो बड़ा धीरे काम करता है, नेचुरोपैथी तो बड़ा स्लो काम करता है, एलोपैथी बिल्कुल फास्ट काम करता है। दिमाग में यही भरा हुआ है ना, हमें तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। ये एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है। और जहाँ तक रहा सवाल आपके अगर खुद के एक्सपीरियंस है कि एलोपैथी बड़ा धीरे काम करता है, तेज काम नहीं करता है, तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्यों तेज काम नहीं करता, आयुर्वेद कैसे तेज काम कर सकता है। इसका उदाहरण आप समझेंगे तो आपके होश थोड़े बहुत उड़ जाएंगे। इसके लिए मैं उदाहरण देके बात करता हूँ। आयुर्वेद में सार संग्रह में जो आयुर्वेद के टेक्स्ट है आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं, इसमें मान लो ब्रह्मी ऑयल है जो मेमोरी इन्हेंसर है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, कई सारे इसके फायदे हैं। लेकिन ये दवा भी है और ये जड़ी बूटी भी है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो बड़ी तेज़ी से आपको राहत मिलती है। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट दिए हैं, जैसे तिल का तेल यूज़ करना है और बाकी जो जड़ी बूटी यूज़ करना है, लेकिन इन रियलिटी जब बाजार में सामान बन के आता है, जैसे ये ब्रह्मी आधा तेल आया है, ये डाबर का है, ये जब बनाया जाता है ये समझना होगा क्या इसमें वही दिया गया है जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है। जो आयुर्वेद में लिखा है जैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे तभी उसे ब्रह्मी ऑयल बोलेंगे। तो वैसे बनाया गया है जैसे इसमें बोला है तिल का तेल, लेकिन इसमें तिल के तेल की जगह लिखा है मिनरल ऑयल यानी कि LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। लाइट लिक्विड पैराफिन क्या होता है? डीजल पेट्रोल का ही एक और रिफाइंड वर्जन होता है। तो यानी कि डीजल और पेट्रोल उसी का रिफाइंड वर्जन वो इसमें डाला गया है। उसमें ये तिल का तेल ना डाल के वो डालने से नुकसान क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। कि मान लो LLP यानी कि लिक्विड मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल अगर इसमें होगा तो ज़्यादातर इंडियन मैन्युफैक्चरर LLP यूज़ करती है, ना कि जो यहाँ पे वर्णित है वो। अब जब मिनरल ऑयल मतलब जो पेड़ पौधों से तेल नहीं आया, जो नीचे से तेल निकाला गया जैसे डीजल पेट्रोल होता है, अगर वो मिलाएंगे फिर जड़ी बूटी मिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार काम करेगी कि मिनरल ऑयल अगर बॉडी में लगाते हैं तो रेनकोट की तरह स्किन के ऊपर कोटिंग कर देती है। अब इसके ऊपर मैं कितना भी मसाज करूँ जड़ी बूटी लगा के, क्या आपको लगता है जड़ी बूटी इस पॉलिथीन से पेनिट्रेट होके हमारे स्किन के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉलिथीन का कोटिंग है। तो मिनरल
ऑयल अगर डालेंगे और उसके साथ जड़ी बूटी डालेंगे तो मिनरल ऑयल आपके सिर में कोटिंग कर देगी और जो जड़ी बूटी है जो अंदर तक पेनिट्रेट करना चाहिए वो जाएगी ही नहीं। तो ये फ़र्क है कि अगर आप तिल का तेल यूज़ करते हैं तो जड़ी बूटी जो है वो जड़ी बूटी ठीक से अंदर पेनिट्रेट होगी। तो आयुर्वेद क्यों स्लो है? आयुर्वेद अपने आप में स्लो नहीं है, लेकिन उसको बनाया कुछ और जिसकी वजह से स्लो हो गया। अच्छा, तो LLP क्यों यूज़ किया गया? तिल का तेल क्यों नहीं यूज़ किया गया? देखिए, हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया है, ये हमारा ब्राह्मी ऑयल है। इसमें ये हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया बिल्कुल इसी मेथड से जो मेथड आयुर्वेद में बताया गया। और ये 500 ml का है, ये 450 ml का है। और इसमें इसका जो MRP दिया हुआ है, मान लेते हैं 150 रुपये या 130 रुपये, जबकि इसमें जो हमें बनने के बाद पड़ा है ये है 1400 रुपये, 10 गुना ज़्यादा है। तो अब ज़रा सोच के देखिए कि एक इंसान जब दोनों चीज़ सामने देखेगा तो कौन सा खरीदेगा? ये सिर्फ 140 रुपीज़ मान लेते हैं और ये 1400 रुपीज़, जबकि ये थोड़ा ज़्यादा है, ये कम है उल्टा। मतलब इसमें सामान भी कम है, यानी कि ऑयल भी कम है, और महंगा तो 10 गुना। अगर सही विधि से आप आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, और ये जब लगाएंगे तो ये फास्ट काम करेगा। तो आयुर्वेद तो फास्ट है अगर आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे। आयुर्वेद बोल के कुछ और अगर बना देंगे तो सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जितने सारे मार्केट में अलग अलग तरह के तेल देखेंगे उसमें मिनरल ऑयल बीच में घुसा दिया है या घुसा दिया, आप देखेंगे, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस कम तो हो जाएगी, प्राइसिंग कम हो जाएगी, लेकिन एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है, तो लगेगा दोनों में तो ब्राह्मण लिखा है तो मैं ये ले लेता हूँ। ऐसे 10 बोतल लूँगा तब 1 बोतल का इसका होगा, तो मैं यही ले लेता हूँ। ये ले तो लेंगे, ये काम नहीं करेगा, आप दिमाग में क्या आएगा? आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है या स्लो काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे मजबूरन मेरा काम कोई दवा बनाना नहीं है, लेकिन मजबूरन हम अपने पेशेंट को ये नहीं दे सकते, तो हमें अपने लिए ये बनाना पड़ता है फॉर आवर पेशेंट्स, ताकि वो ये देखें। एक तो जो एक्सपेक्टेशन है उनका कि वो ठीक हो जाए, वो एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो और वो उनको सही चीज़ मिले जो आयुर्वेद के हिसाब से है। और ये सिर्फ एक ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लगभग हर तरह के फॉर्मुलेशन की हम बात कर सकते हैं। जो बात मैंने अभी बताई कि जो कोटिंग हो जाती है, वो आप यहाँ पे ये जो रिसर्च पेपर इससे पता चल जाएगा कि अगर आप मिनरल ऑयल मिला देंगे, LLP जिसे बोलते हैं, तो वो कोटिंग हो जाएगी लाइक पॉलिथीन, और जो हर्ब्स है वो अंदर घुस नहीं पाएंगे, और जो एक्सपेक्टेड गोल है वो मीट नहीं कर पाएगा। तो ये आयुर्वेद का दोष नहीं है, ये हमारे बनाने का दोष है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उससे सबूत भी आपके सामने है, और ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए एक तेल है महानारायण तेल, जो कि आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। ये संस्कृत का टेक्स्ट है और इसमें लिखा गया कि इसको बनाने के लिए तिल का तेल यूज़ करना है, और साथ में ये सारे हर्ब होने चाहिए, 57 तरह के वो हर्ब्स। अगले स्लाइड में वापस बैक अगेन। ये एक पेज पे सारे हर्ब नहीं आए, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने सारे हर्ब डाले हैं। ये अगले पेज पे हर्ब आ गए, तो दोनों पेज मिलके 57 तरह के हर्ब अगर हो तो वो महानारायण तेल बोला जाएगा, जो आपके अलग अलग तरह के पेन में या अलग अलग तरह की बीमारियों में इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये है महानारायण तेल। लेकिन क्या जो पद्धति आयुर्वेद के टेक्स्ट में बताई गई है, जो हर्ब यहाँ पे लिखे गए हैं, वही हर्ब उसी मात्रा में जो बनाएंगे तभी वो महानारायण तेल कहलाया जाए। कैसा हो रहा है? अब उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। वापस बैक। अब देखिए, देश के जो सबसे बड़े 4 ब्रांड लेता हूँ, कोटकल, बैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर। इन सब ने महानारायण तेल बनाया है, लेकिन इन सब के तेल का आप डब्बा देखेंगे तो क्या उसमें वही वाले इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जो वर्णित है आयुर्वेद के टेक्स्ट में, संस्कृत टेक्स्ट में? तो हमने देखा कोटकल में ये 4 चीज़ें मिसिंग हैं जो कि होनी चाहिए, और 2 चीज़ें घुसा दिया है जो नहीं होनी चाहिए। बैद्यनाथ में ये 2 चीज़ मिसिंग है 57 में से, और उन दोनों की जगह ये 2 चीज़ डाल दिया है। पतंजलि में ये 3 हर्ब्स मिसिंग हैं जो उसमें होनी चाहिए,
और ये 3 हर्ब अलग से डाल दिए जो नहीं होनी चाहिए। डाबर में भी ऐसा ही कुछ है। तो उससे ये तो हो जाएगा कि इसका कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर वो महानारायण तेल नहीं कर पाएगा। हमने महानारायण तेल अपने पेशेंट्स के लिए बनाया है, यहीं पे रखा है, ये हमारा बनाया महानारायण तेल है, और हमने अगर इनमें वही चीज़ डाला है जो एग्जैक्टली बताया है। अब जब इसको यूज़ करेंगे तो ये इफेक्टिव होगा जैसा आयुर्वेद में हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अब जब मैंने सारी चीज़ डाली जो होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो रेट है, कॉस्टिंग है, ये डबल हो जाए हमारे लिए। अब कोई एक आम आदमी सोचेगा कि इनका तो भाई 1700 का है और यही मैं कोटक का लूँगा तो 700 रुपये का है, तो वो तो बोलेगा मैं कोटक का ले लूँगा, दोनों में ही तो महानारायण है। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो हमने दिया है, इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो उन्होंने दिया है, उनमें फ़र्क है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आज का जो मेडिकल सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि भाई आयुर्वेद ठीक से काम नहीं करता, बहुत धीरे काम करता है या काम ही नहीं करता, उसका दोष आयुर्वेद का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे जो चीज़ बनी हुई है तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली दोष इंसान का ही है, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि भाई सस्ता कौन सा है। इस कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनको अपने रेट को नीचे लाने के लिए कुछ चीज़ों को हटाना पड़े जो सबसे महंगी वस्तु है। लेकिन जब ये हट ही जाएगा तो रिजल्ट भी वही नहीं आएगा जो रिजल्ट आयुर्वेद के अनुसार एक्सपेक्टेड है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद अपने आप में पावरफुल है और बहुत ही इफेक्टिव है, बड़ा फास्ट है, लेकिन वो तब फास्ट है जब उसके अनुसार काम किया जाए। और ये मैंने 2 उदाहरण दिए ऐसे, एक 2 जैत्यादि तेल जैसे कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं, जो नॉन हीलिंग अल्सर से उनमें देते हैं, जो घाव हो जाते हैं उनमें देते हैं। तो लेकिन जैत्यादि तेल बनाने के लिए जो टेक्स्ट संस्कृत का लिखा गया है, इसके अनुसार जब बनाएंगे तब वो कैंसर हीलिंग करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये समझना ही पड़ेगा। और इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से हर्ब्स इसमें वर्णित किए गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे हर्ब अगर हो, तिल के ऑयल में बनाया गया हो, तो ही उसे जैत्यादि तेल बोलेंगे। लेकिन आज के में भारत में जो ब्रांड्स हैं, क्या वो ये कर रहे हैं? इस पर हमने थोड़ी पड़ताल की तो जैसे पतंजलि है, डाबर है, पानी मिलाया गया, जो पानी, और ये सब चीज़ें हमने उनके डब्बे से ही लिया है, जो ऊपर लिखा है क्या क्या है इंग्रेडिएंट, अलग से नहीं लिया। उंजा है जिसमें 2 चीज़ और डाल दिया जो होना ही नहीं चाहिए, जबकि हमने जो बनाया है हमने एग्जैक्ट उसी चीज़ को फॉलो किया जो उसमें बताया गया है जैत्यादि तेल में। लेकिन लिहाजा 2 बात हुई, जब हमने ऐसे बनाया तो पेशेंट्स के जो आउटकम है वो तेज़ी से बढ़ गए, ठीक होने की स्पीड। लेकिन नुकसान ये कि 1800 का पड़ गया हमें 450 ml का, जबकि यही अगर इतने ही बड़ा साइज का अगर आप किसी भी ब्रांड का लेंगे तो 700-500 रुपये में आ जाएगा। तो आयुर्वेद इज़ वेरी इफेक्टिव अगर उसको इफेक्टिवली वैसे का वैसे ही बनाए जैसा कि उसमें बताया गया है। तो आज का जो बड़ा सुपरस्टिशन है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। अब देखिए ये कास्यादि तेल है, इचिंग के लिए, पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए, फिस्टुला के लिए, ये ऑयल आयुर्वेद ने रिकमेंड किया है। इसका संस्कृत वर्णन ये है और इसका मतलब कि ये सारे हर्ब और तिल के तेल में बनाया गया हो तभी इसको ये बोलेंगे और तभी ये इफेक्टिव होगा। लेकिन क्या ये ऐसा ही हो रहा है? अगर हम फिर ट्रोपोनाइन की बात करें, जैसे मान लो बैद्यनाथ की बात करें, वो इंग्रेडिएंट में से एक इंग्रेडिएंट हटा दिया है, 2-3 इंग्रेडिएंट जो होने नहीं चाहिए वो डाल दिया है। ऊर्जा की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें हटा दी हैं और जो नहीं होनी चाहिए वो डाल दिया है। तो जब ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिया तो जाहिर सी बात है इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तो बदल गई, बल्कि उसको हम कास्यादि तेल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब वो नहीं है जो आयुर्वेद के हिसाब से है। हमने वो तेल बनवाया बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे आयुर्वेद में बोला गया है। ये तो ये हमें इसकी जो कॉस्टिंग हमें आ गई वो 3 गुना अधिक आ गई, क्योंकि हमने वो सारा बनाया, वो सारा डाला जो एग्जैक्टली उसके हिसाब से है। ये आया 1800 रुपये का ये पूरा बॉटल। लेकिन ज़रा सोच के देखिए 500 रुपये का बॉटल यूज़ किया वो ठीक ही नहीं हुआ, राइट? और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये 1800 रुपये का बॉटल यूज़ किया वो ठीक हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें चूज़ करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। तो ये आयुर्वेद के उदाहरण मैंने दिए। अब ज़रा सोच के देखिए, कोई बोलेगा आप में से ही बोल देगा कि भाई महानारायण तेल जो हम यूज़ करते हैं
नी पेन है, घुटने का पेन है, और वो इंसान को यही मेरा वाला अगर हमारा वाला खरीदना असली वाला तो करीब 1700-1800 रुपये को खर्च करने पड़ेंगे। ये तो बड़ा महंगा है। लेकिन यही वाला आदमी जब एलोपैथी के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो बोलेगा नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जिसमें खर्चा 3 से 5 लाख रुपये आ जाएगा। तो जो चीज़ 2-3 हज़ार रुपये में या 1,000-1,500 रुपये में हो सकती है और उसका खुद का नहीं ठीक हो सकता है आयुर्वेद से, अगर ठीक से माना तेली हो और उससे ठीक से जानू बस्ती जानू पिचू घर पे किया जाए कुछ दिनों में ठीक हो सकता है। वही वाला आदमी एलोपैथी में जाके 2-3 लाख 3 लाख से लेकर 5 लाख नी ट्रांसप्लांट करेगा। और नी ट्रांसप्लांट होने का मतलब क्या है कि नी ट्रांसप्लांट के बाद अगर वो ऐसे चेयर पे तो बैठ सकता है, 90 डिग्री के बाद नहीं पैर घुमा सकता। अगर ऐसे कर देगा तो नी ट्रांसप्लांट फेल, मतलब वो 2 टुकड़े हो गए, है ना। तो ये सारी लिमिटेशन हो जाएंगी। मतलब पहले जो चीज़ कर पा रहा था उनमें से कई सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। जबकि वो सिर्फ ठीक से महानारायण तेल अगर यूज़ करे, जानू बस्ती करे, तो उसके अपने घुटने ही ठीक हो सकते हैं। तो खैर, जिनको अभी भी लगता है आप में से किसी को कि आयुर्वेद एलोपैथी से स्लो है, एलोपैथी बड़ा फास्ट है, उनके लिए मैं एक चैलेंज और रखता हूँ। अगर आपको कभी सिर दर्द हो तो सिर दर्द के लिए आप क्या करेंगे? आप सिर दर्द की दवाई लेंगे। कितनी देर में वो दवाई से ठीक होगा? आधे घंटे 1 घंटे में। लेकिन आयुर्वेद का ये फॉर्मुलेशन है 2 सेकेंड हेडेक ऑयल। इसको खाना नहीं है, लगाना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। इसे सूंघते ही देखेंगे 2 सेकंड के अंदर हेडेक गायब, अगर फॉर्मुलेशन ठीक से अपना है तो आप में से जो पत्रकार हैं, अगर आपको किसी को हेडेक हो या नहीं भी हो तो भी ये जाते वक्त रख लीजिएगा अपने पास। और ये एक जिंदगी भर एक परिवार के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर जो बोतल है वो बोतल में जो ऑयल है वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप लगा नहीं रहे, आप खा नहीं रहे, आप सिर्फ सूंघ रहे हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आयुर्वेद कितना फास्ट है अगर वो करेक्टली किया जाए, बनाया जाए तो। इसका वैसे कीमत है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये का एक बार किसी ने ले लिया तो जीवन भर कभी भी हेडेक होगा तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये सिर्फ सूंघना है और 2 सेकंड में रिलीफ। तो दुनिया में कौन सी एलोपैथी की दवाई ऐसी हो सकती है जिससे हेडेक 2 सेकंड में आराम मिल सकता है? जिसको लगता है कि हेडेक, आप में से किसी को है हेडेक अभी है, तो ये आप इस खोल के इनको दे दो, अभी एक पता चल जाएगा हेडेक। लेकिन एक बात और भी, अगर हेडेक है तो 2 सेकंड में गायब होगा, और अगर हेडेक नहीं है यूं ही बोल दिया तो हेडेक हो भी जाएगा। तो सोच समझ के मैं करना है इसको, ठीक है ना। तो जिनको लगता है कि नेचुरोपैथी फास्ट नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, हज़ारों एग्जांपल करेंगे, टाइम लिमिटेड है। तो मान लो एलोपैथी में किसी को बुखार हो जाता है तो पैरासीटामोल लेता है तो 1 घंटे से 3 घंटा लगता है उसके बुखार को उतरने में। लेकिन उसके एवज में अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे ये मेरे पास ये है पानी का थर्मोमीटर, और ये चेयर है, और ये बाल्टी है, और ये नेचुरोपैथी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी में जब मुझे बुखार है मैं अपने दोनों पैर अंदर रख दूंगा, जैसा अभी तो मैं जूते पहन के रखे हैं, और पानी 42 डिग्री सेल्सियस जो कि मैं इससे मेजर कर सकता हूँ। आधे घंटे अगर मैं रखूँगा तो मेरा बुखार उतर जाता है 30 मिनट्स में। एलोपैथी में पैरासीटामोल 1 से 3 घंटा लगाएगा और बुखार उतरेगा भी तो 4 घंटे में वापस आ जाएगा। इसमें मोस्ट लाइकली दोबारा वापस आएगा नहीं, आएगा तो एक बार फिर कर लेना। तो ये जो सोच है कि एलोपैथी फास्ट है, ये अपने आप में सुपरस्टिशन है। एक बीमारी वाइज मैं बता सकता हूँ, डायबिटीज़ का मैंने उदाहरण दिया। जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ सालों से चल रही थी, वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ 7 दिन में खत्म हो सकती है, वो भी घर बैठे, वो भी नेचुरोपैथी से या डाइट से, और वो भी आम खा के। तो अभी जो समाज इतना बीमार है उसका मुख्य कारण है ये सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास जो भरा गया है साइंस के नाम पे। इससे हमें बाहर निकलना जो कि आज का मुख्य मुद्दा है। एक आखिरी जो कि लाइफ एंड डेथ का मामला है जिसमें आप सबकी रुचि होनी चाहिए। अंत में सभी लोग ये बोलते हैं कि भाई जो कुछ हो जाए, जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई हार्ट अटैक आता है, अब तो एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। ये दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन जो लोग एलोपैथी में जाते हैं हार्ट अटैक में या इमरजेंसी में, क्या उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बढ़ गए हैं? इस पे कई रिसर्च हुए हैं और वो रिसर्च मैं आपके सामने अगले 1 मिनट में लाना चाहता हूँ। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं 2 किरदार का यूज़ करूँगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि
कि इमरजेंसी में एलोपैथी में जाने से हालत और बिगड़ती है या ठीक होती है। तो आपने दीवार फिल्म देखी होगी, नहीं देखी तो 1 मिनट में देख लीजिए, क्योंकि यही तो किरदार है जो आपको समझाएंगे कि एलोपैथी में इमरजेंसी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं तो सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। तो पहले दीवार को देख लेते हैं, फिर हम आएंगे इमरजेंसी में एलोपैथी काम करती है या काम खराब करती है। मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या तुम्हारे पास? मेरे पास तो ये दीवार फिल्म की सीन है, शायद आपने सभी ने देखी होगी। क्या आप याद कर सकते हैं इसमें से ये जो शशि कपूर दिख रहा है, ये मूवी में इनका नाम क्या था? किसको याद है? रवि, ठीक बोला। और जो दूसरा वाला है विजय, इसमें से गरीब कौन सा, रवि है विजय? रवि एक गरीब इंस्पेक्टर है और विजय एक अमीर स्मगलर है, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों को उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि एलोपैथी में जाएगा कौन? अमीर, गरीब तो जा नहीं पाएगा। तो सॉरी, ये अमीर तो ये है, इसको पकड़ लो यार। तो ये है विजय जो कि अमीर स्मगलर है, और ये है रवि जो गरीब इंस्पेक्टर है। दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाता है। अब आगे का रास्ता आप बताइए, देखते हैं क्या बोलते हैं दोनों, क्या होता है इनके साथ। अब क्योंकि ये अमीर है तो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है बड़ा, जहाँ पे हार्ट अटैक में लोग जाते ही हैं। ये विजय का घर है, ये विजय की गाड़ी है, और विजय का घर जो है ना शहर के बीच में, हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है। और ये रवि है बेचारा, बहुत गरीब है, गांव में घर है, बहुत दूर गांव में घर है। इसके पास कार नहीं, इस पर ठेला है। एक तो दूर हॉस्पिटल से, ऊपर से ठेला भी इसके पास, कार तो है ही नहीं। तो ये है रवि। अब दोनों को एक ही साथ हार्ट अटैक आ गया। दोनों के दोनों क्या करेंगे? आप लोग हार्ट अटैक आएगा सीधे हॉस्पिटल भागेंगे। तो रवि जिसका घर, ये स्विमिंग पूल भी अगर दूर से दिख रहा हो, जिसका घर हॉस्पिटल के बहुत पास है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको हार्ट अटैक आ गया। उसी टाइम पे रवि को भी हार्ट अटैक आ गया, विजय को भी आया, रवि को भी। बेचारा जब इसको हार्ट अटैक आया तो इनके घर वालों ने ठेले में बिठाया और ठेला ठेलते ठेलते यहाँ तक जा रहे हैं, और रवि को विजय को गाड़ी में बिठाया और फटक से हॉस्पिटल पहुँच गया। दोनों को एक ही तरह का हार्ट अटैक है। पहुंचा पहले कौन? जाहिर सी बात है विजय, घर भी पास है, गाड़ी भी है, ये बेचारा ठेले पे आ रहा है। अब आप बताइए किसके ज्यादा चांस हैं बचने के? दोनों में से आपके दिमाग में होगा। नॉर्मल परसेप्शन क्या है कि भाई ये पहले हॉस्पिटल पहुंच गया तो इसके बचने के चांस ज्यादा होंगे, ये बेचारा पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही मर जाएगा। तो पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ कि जो लोग देर से पहुंचते हैं हॉस्पिटल और जो लोग पहले पहुंच जाते हैं, कौन ज़्यादा बच जाता है, किसके बचने के चांस आते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए ऑब्जर्वेशन स्टडी में पूरे दुनिया में ऐसे लोगों के आंकड़े लिए गए जो बहुत देर से पहुंच ही नहीं पाए, या फिर ऐसे लोग जो फटक से पहुंच गए क्योंकि आसपास ही थे। तो वो आंकड़े आपके सामने मैं रखता हूँ। ये रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं, ये 2008 का रिसर्च पेपर है, और ये रिसर्च पेपर ये बताता है, ये रिसर्च पेपर ये बताता है कि हॉस्पिटल की से घर की दूरी कितनी मर्जी हो, हॉस्पिटल में जो एवरेज मृत्यु दर है पहुंचने के बाद वो 16% है। यानी कि देर से पहुंच रहा है या जल्दी पहुंच रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं एक तरह से कि वो बचेगा या वो नहीं बचेगा। ये समझने वाली बात है। जिस तरह से पुराने जमाने में किसी को हार्ट अटैक हो जाता था तो वो पुजारी के पास ले जाता था, सोचता वो कुछ प्रश्न खिला देता था, और आस्था ये थी कि अगर जल्दी लेगा तो बच जाएगा, जल्दी नहीं लेगा तो मर जाएगा, और उस आस्था से वो चलता था। और आज के ज़माने में वही आस्था हॉस्पिटल के लिए बन गया। हॉस्पिटल आस्था पे नहीं चलनी चाहिए, ये तो मेडिकल साइंस पे थी। साइंस वही है जो साबित तो ये है, सबूत तो ये है। और सबूत ये कहता है कि हॉस्पिटल जब पहुंच गए, चाहे लेट पहुंचे चाहे जल्दी पहुंचे, उसका कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु दर लगभग 16% ही है। अगर 100 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो 16% बचेंगे, बाकी प्रतिशत मर जाएंगे, 84% मर जाएंगे। राइट। तो ये तो अब जो बच गए हैं क्या उसमें हॉस्पिटल की वजह से बचे हैं?
अगर तो हॉस्पिटल की वजह से बचे होते तो जो पहले पहुंच गया उसके मरने बचने के चांस ज़्यादा होते इन कंपैरिजन टू जो कि बाद में पहुंचा। अब थोड़ी आगे बढ़ाते हैं कि कहानी दोनों पहुंच गया हॉस्पिटल, एक जल्दी पहुंचा, एक देर से पहुंचा, खुशकिस्मत से दोनों बच ही गए। आपको ये कहानी पता है कि हॉस्पिटल में अगर इस तरह का मरीज पहुंच जाता है तो उसके बाद हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी करवा देते हैं। दोनों की, रवि और विजय की एंजियोप्लास्टी हो गई। एंजियोप्लास्टी होने के बाद दोनों घर पहुंच गए। अब इसको थोड़ा और बताना पड़ेगा, कहानी रखते हैं। अब रवि और विजय अपने अपने घर पे वापस आ गए, दोनों बच गए किस्मत से और दोनों को एंजियोप्लास्टी हो रखी है। याद रखिए कि रवि का घर गांव में है, हॉस्पिटल से बेहद दूर, और विजय का घर बिल्कुल शहर में है, हॉस्पिटल बेहद पास। अब इन दोनों को बीच में एंजियोप्लास्टी की वजह से फॉलोअप के लिए भी जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेने भी जाना पड़ेगा, दवाइयाँ बदलने भी जाना पड़ेगा। तो अब अगर सवाल ये है कि एंजियोप्लास्टी के बाद घर पहुँचने के बाद लोग जिंदा जो रहते हैं वो कौन वाले लोग जिंदा ज़्यादा रहते हैं? जो हॉस्पिटल के करीब जिनका घर है या जिनका घर बहुत दूर है हॉस्पिटल से। इस पर रिसर्च किया गया कि एंजियोप्लास्टी के बाद जिनका घर हॉस्पिटल से बिल्कुल करीब है वो ज़्यादा जिंदा रहते हैं, या जिनका घर बहुत ही दूर है वो ज़्यादा जिंदा रहते हैं। इस यहाँ पे देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। तो ये रिसर्च पेपर है 2021 का, बहुत दूर का नहीं है। इसमें देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी के बाद जिसका घर जितना दूर होगा उसके जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूर होने का मतलब वो हॉस्पिटल कम जाएगा, दवाइयाँ कम लेगा, डॉक्टर से कम बात करेगा, और ये इन सब से छुटकारा मिलने से उसके मरने के चांसेस उल्टा कम हो जाएंगे। यानी कि इस परिस्थिति में रवि के जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे का घर हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है। यानी कि जो हमारे दिमाग में अंधविश्वास है कि मैं तो वहाँ पे रहता हूँ जहाँ मेरे आसपास ही हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, तो वही अंधविश्वास पूरी तरह से ध्वस्त होता है ये 2021 के ये यूरोपियन हार्ट जर्नल के इस रिव्यू पेपर से। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी की कोई भी आस्था हो सकती है, उसमें मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसे साइंस बोलते हैं। अगर साइंस बोलते हैं तो प्रूफ पे बेस्ड है, किसी का आस्था पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए एक परिस्थिति और ले लेते हैं। ये जो विजय है ये बहुत अमीर है, ये मरना नहीं चाहता, इतने सारे पैसा उड़ाना चाहता है, यूज करना चाहता है। और ये सोचता है कि दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तब दोबारा हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल के कमरे के अंदर ही अपना घर बना देता है। विजय हॉस्पिटल के अंदर ही रहना शुरू कर देता है। लेकिन बेचारा रवि तो दूर है गांव में, दोनों को एंजियोप्लास्टी हो रखी है। अब मान लीजिए दोबारा से हार्ट अटैक आता है दोनों को एक ही समय में, और विजय हॉस्पिटल के अंदर ही उसका घर है, तो इसको हार्ट अटैक आ गया, और रवि जो कि बहुत बाहर दूर गांव में रहता है इसको हार्ट अटैक आ गया। अब दोनों में से किसके बचने के चांसेस ज़्यादा है? इस पे रिसर्च किया गया, और रिसर्च का जो नतीजा तो आपके आंखों के सामने रखता हूँ कि अगर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक आए तो आपके मरने के चांसेस 40% है, और अगर हॉस्पिटल के बाहर अगर आपका हार्ट अटैक आए तो आपके मरने के चांसेस 4% है। तो जो हमारे दिमाग में एक अंधविश्वास है, सबूत उसका ठीक उल्टा ही है। 2015 का वॉल स्ट्रीट जर्नल, यानी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जो भी वो आपसे कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, जो प्लास्टिक कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे आपके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ते नहीं हैं, घटते हैं। और इस तरह के अगर आप देखें दुनिया भर में देखा गया है कि जब हॉस्पिटल से डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं तब वहाँ की मृत्यु दर कम हो जाती है। याद रखिए कि हर साल पूरे दुनिया में साल में एक बार कार्डियोलॉजी मीटिंग होती है, जहाँ पे 25,000 कार्डियोलॉजी हार्ट के डॉक्टर सम्मेलन में जाते हैं कुछ दिनों के लिए। हर साल सम्मेलन में 25,000 डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के कार्डियोलॉजी मीटिंग में जाती है। एक बार किसी के दिमाग में बात आई कि भाई अगर सारे हार्ट के डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ देंगे तो उन दिनों पेशेंट का क्या होगा? पेशेंट तो मर जाएंगे, हार्ट अटैक वाले, कार्डियक अरेस्ट वाले, हार्ट के सारे पेशेंट तो, क्योंकि डॉक्टर है ही नहीं। तो उन्होंने ये रिसर्च करने की कोशिश की कि देखें कि जब डॉक्टर सारे गायब हो जाते हैं हॉस्पिटल से दुनिया भर के,
मीटिंग में उस दौरान क्या मृत्यु दर बढ़ जाती है? तो आंकड़े सामने आए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2015 कि जिस दौरान हॉस्पिटल से हार्ट के डॉक्टर गायब हो जाते हैं और उस दौरान मृत्यु दर 15% कम हो जाती है। सोच कर कि इलाज ना मिलने से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जर्नल बोल रहा है, और कोई एक जर्नल नहीं बोल रहा, ये दोबारा बोल रहा है बार बार। 2018 में जब दोबारा मीटिंग हुई, फिर सोचा कि अब देखते हैं क्या होता है, कि भाई सारे हार्ट के डॉक्टर पूरी दुनिया से हटके एक सम्मेलन में आ गए, और इस दौरान जो हार्ट अटैक आया तब क्या हुआ? तब भी यही पाया गया जो आपको मैंने ये दिखाया कि मृत्यु दर घट जाती है। और सेम जब डॉक्टरों में हड़ताल होता है, भारत में भी होता रहता है, जैसे कोरोना के टाइम पे याद कीजिए, कोरोना काल में जब हॉस्पिटल बंद हो गए थे, उस वक्त भी मृत्यु दर कम हो गई थी, लोग हॉस्पिटल जा ही नहीं पा रहे थे, मृत्यु दर कम हो गई थी। और यही चीज़ बार बार देखी गई। 2020 का रिसर्च पेपर है कि केन्या का डॉक्टरों का 100 दिन का हड़ताल के दौरान रोगियों की मृत्यु दर 19% तक कम पाई गई। और ऐसे कई सारे मैं रिसर्च पेपर दिखा सकता हूँ, डॉक्टर हड़ताल पे जाते ही मृत्यु दर में कमी आ जाती है। और ये है 2008 का रिसर्च पेपर। और ये मेटा एनालिसिस, जितने सारे रिसर्च पेपर अब तक आए हैं, उन सारे रिसर्च पेपर को इकट्ठा करके मेटा एनालिसिस निकाला गया 2022 में, और उसमें ये कंक्लूजन निकला, जब भी डॉक्टर हड़ताल पर या किसी कारणवश अपने काम से दूर होते हैं तो मृत्यु दर कम हो जाती है, राइट, या जो कि तो रहती है, राइट। मृत्यु दर बढ़ती नहीं है, या तो कम हो जाती है या वैसी स्टेबल रहती है। तो ये है 10वां मेडिकल सुपरस्टिशन कि हमारे दिमाग में अगर ये भरा हुआ है कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, या उसकी अगर मैं बच गया तो डॉक्टर की वजह से बच गया, और अगर मर गया तो मेरी किस्मत से मर जाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है, अगर हम एविडेंस की बात करें, एविडेंस तो यही कहता है कि जो इमरजेंसी के इंटरवेंशंस हैं वो मौत का कारण बनते हैं, ना कि जिंदा रखने का कारण बनते हैं। तो आज के ये हमारे 10 मेडिकल सुपरस्टिशंस, और इसके और डिटेल में अगर आपको जाना है, जो बातें बताई हैं इनके सबूत अगर आपको देखना है, तो ये किताब जो आज हमने रिलीज़ की इसमें मिल जाएगा। इससे पहले पिछले साल इसी समय एक और किताब रिलीज की थी, हॉस्पिटल ट्रैप, इसमें एक एक चीज़ के सबूत दिए हुए हैं। ये हर जगह ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, हमारे विशुद्ध.com से भी ये ले सकते हैं।